मैंने इतिहास की सबसे पावरफुल एसएसएस रैंक एबिलिटी अवेकन कर ली थी। इस एबिलिटी की खासियत थी कि मैं दुनिया की किसी भी चीज का कोई भी फॉर्म डिफाइन कर सकता था। लेकिन जब मैंने इसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया, एक टेबल पर टैग लगाने से उसके ऊपर सिर्फ फर्नीचर लिखा दिखाई दिया और एक ज़ॉम्बी पर टैग लगाने से सिर्फ डेंजर लिखा आया। इसलिए मुझे लगा कि मेरी एबिलिटी सिर्फ चीज़ों पर बेकार के टैग्स लगाने के काम आती है। लेकिन अपोकलिप्स के दौरान जब मैं तेज बुखार से लगभग मरने की हालत में था, तभी मेरी गर्लफ्रेंड हान जियांग शुए ने अपनी आखिरी एंटीपायरेटिक इंजेक्शन मुझे देने की कोशिश की। उसने उसे एक ऐसे आदमी को दे दिया जिसने अभी अभी डायमंड आर्म एबिलिटी अवेकन की थी। जाने से पहले उस आदमी ने मुझे गद्दे पर धक्का दे दिया। उसकी आवाज़ इतनी कोल्ड थी जैसे अपोकलिप्स की बर्फीली हवा। मैं निराश होकर उस स्टील सिक्योरिटी डोर को घूरता रहा जिसे पूरी तरह वेल्ड कर दिया गया था। तभी मेरे दिमाग में एक बेहद रिडिकुलस आइडिया आया। अगले ही सेकंड वह बेहद मजबूत स्टील डोर अचानक एक कमजोर वुडन डोर में बदल गया। ज़ॉम्बी ने हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा तुरंत टूट गया। मेरे सामने ज़ॉम्बीज का पूरा ग्रुप अंदर घुस आया, लेकिन उन्हें देखकर मैं डरने के बजाय जोर से हंस पड़ा, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था ये सिर्फ किसी चीज को डिफाइन करने की एबिलिटी नहीं थी, ये क्रिएशन थी। ये लॉज ऑफ रियलिटी को बदलने की एबिलिटी थी। ये पूरी दुनिया की हर चीज को डिफाइन करने वाली डिवाइन एबिलिटी थी। तभी मेरी नजर सबसे आगे मौजूद उस ज़ॉम्बी पर पड़ी जो लगभग मुझ पर झपटने वाला था। मैंने बस मन में एक थॉट किया। ऐसा लगा जैसे किसी मूवी को पॉज कर दिया गया हो। मेरी नजर एक बार पूरे ज़ॉम्बी ग्रुप पर घूमी और अगले ही पल पूरा संसार शांत हो गया। दर्जनों ज़ॉम्बीज अलग अलग अटैकिंग पोजेस में हमेशा के लिए फ्रीज हो गए। किसी के दांत बाहर निकले हुए थे तो कोई अपने पंजे फैलाए हुए था। लेकिन इस मूव की कीमत भी थी। मेरी मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो गई और तेज बुखार की वजह से आने वाला चक्कर फिर से शुरू हो गया। मैंने अपने जलते हुए शरीर की तरफ देखा, फिर अपनी सारी कंसंट्रेशन बीमारी के सोर्स पर केंद्रित कर दी। अचानक एक ठंडी सेंसेशन मेरे पूरे शरीर में फैल गई। वह तेज बुखार जिसने मुझे पूरे दिन लगभग बेहोश कर दिया था, कुछ ही सेकंड्स में ऐसे गायब हो गया जैसे बर्फ धूप में पिघल रही हो। मेरा शरीर रिकवर होते ही मुझे जोरदार भूख लगने लगी, लेकिन हान जियांग शुए और वांग पो जाते समय खाने का सारा सामान अपने साथ ले गए थे। अब यहाँ सिर्फ धूल से भरा गंदा पानी और कुछ बेहद हार्ड ब्रिक्स पड़े थे। मैं उस गंदे पानी के पास बैठा, अपनी उंगली आगे की और एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल बदबूदार और गंदा पानी पूरी तरह साफ और ट्रांसपेरेंट हो गया। मैंने पानी अपने हाथ में लिया और एक घूंट पी लिया। कम से कम अब ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन अगली प्रॉब्लम थी फूड। मेरी नजर उन ब्रिक्स पर पड़ी। मैंने एक ब्रिक उठाई। उसका हार्ड टेक्सचर और भारी वेट बिल्कुल रियल महसूस हो रहा था। मेरे चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। मैंने एबिलिटी एक्टिवेट की और अगले ही पल वह हार्ड ब्रिक गर्मा गर्म ब्रेड में बदल गई। मैंने तुरंत उसका एक पीस तोड़ा और मुंह में डाल लिया। फिर जमीन पर बैठकर एक घूंट साफ पानी और एक बाइट ब्रेड। मैंने अपोकलिप्स के बीच अपनी जिंदगी का शायद सबसे शानदार मील एंजॉय किया। पेट भरने के बाद मैंने अगला प्लान सोचना शुरू किया। अब मुझे कुछ सेल्फ डिफेंस टूल्स चाहिए थे। मेरी नजर एक टूटी हुई स्टील पाइप पर पड़ी। वह पुरानी और जंग लगी थी, लेकिन उसका एक सिरा काफी शार्प था। मैंने उसे हाथ में उठाया और एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल वह भारी स्टील पाइप लाइट की चमक में ट्रांसफॉर्म होने लगी। कुछ सेकंड्स बाद मेरे हाथ में एक स्लीक और लाइट वेट सिल्वर शॉर्ट सोर्ड थी। मैंने कैजुअली उसे हवा में स्विंग किया। पास रखा एक मेटल रैक बिना किसी आवाज के आसानी से कट गया। अब मेरे पास वेपन था और इसके साथ मेरी सिक्योरिटी भी काफी बढ़ गई थी, लेकिन सिर्फ वेपन ही काफी नहीं था। मैंने अपने शरीर पर पहने इस पुराने स्पोर्ट्स सूट को देखा, फिर एबिलिटी एक्टिवेट की। कपड़े का मटेरियल अचानक बदलने लगा। वह ज्यादा ड्यूरेबल, फ्लेक्सिबल और मजबूत हो गया। उसकी सरफेस पर हल्की एनर्जी ग्लो दिखाई देने लगी। अब मेरी बेसिक प्रोटेक्शन भी तैयार थी। मैंने शॉर्ट सोर्ड हाथ में कसकर पकड़ी और वेयरहाउस का बैक डोर खोल दिया। बाहर की दुनिया पूरी तरह केओटिक थी। सड़क पर अबैंडन्ड व्हीकल्स की भरमार थी। कुछ ज़ॉम्बीज ने मेरी प्रेजेंस महसूस कर ली। वे गुर्राते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन मैंने हाथ में पकड़ी शॉर्ट सोर्ड तक निकालने की जरूरत नहीं समझी। मैंने बस उनकी तरफ देखा। उनकी डरावनी ग्राउलिंग आवाज अचानक बदलकर बिल्लियों की मियाओ आवाज में बदल गई। उनके कठोर बॉडीज तेजी से श्रिंक होने लगे। कुछ सेकंड्स बाद मेरे पैरों के पास कई छोटी छोटी बिल्लियां बैठी थीं। मैंने उन्हें इग्नोर किया और सड़क के किनारे खड़ी एक पुरानी पिकअप ट्रक की तरफ बढ़ गया। उसकी विंडोज टूट चुकी थीं और टायर्स भी खराब हालत में थे। मैंने डोर खोला और अंदर बैठ गया, फिर स्टीयरिंग पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक मेरे नीचे से इंटेंस मेटालिक साउंड्स आने लगे। क्लैंक क्लैंक। अगले ही सेकंड वह पुरानी पिकअप ट्रक ट्रांसफॉर्म होने लगी। कुछ ही पलों में मेरे नीचे एक मैट ब्लैक आर्मर्ड ऑफ रोड व्हीकल तैयार था। और सबसे सरप्राइजिंग बात, इसमें एक बिल्ट इन जीपीएस भी था। स्क्रीन पर पूरे शहर का मैप दिखाई दे रहा था। मैंने एक्सेलरेटर दबाया
स्क्रैप मेटल से बनी वह स्टील बीस्ट तुरंत खाली सड़क पर दौड़ पड़ी। रास्ते में मैंने व्हीकल का रेडियो चालू किया। शुरुआत में सिर्फ स्टैटिक और इलेक्ट्रिक नॉइज सुनाई दे रही थी, लेकिन अचानक वह आवाज गायब हो गई और उसकी जगह एक आदमी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। मेरे होंठों पर धीरे धीरे एक कोल्ड स्माइल आ गई। कुछ ही देर बाद मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। सामने एक शॉपिंग सेंटर था। उसके आसपास कुछ आर्म्ड मैन डिफेंसिव लाइन के पीछे पेट्रोल कर रहे थे। मेरी आर्मर्ड व्हीकल की मूवमेंट इतनी बड़ी थी कि जल्द ही उनका ध्यान मेरी तरफ चला गया। एक मस्कुलर आदमी, जो शायद उनका लीडर था, मेरी तरफ देखने लगा, लेकिन उसे अभी तक अंदाजा नहीं था कि मैं कौन हूँ और मेरी एबिलिटी असल में कितनी टेरिफाइंग है। मेरे पीछे खड़े एक छोटे से लड़के ने अचानक हैरानी से कुछ कहा। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, लेकिन वहां मौजूद हर इंसान उसकी बात समझ चुका था। जिस इंसान को सब अब तक एक बेकार एबिलिटी यूजर समझ रहे थे, उसकी आंखों में अचानक डर की जगह हैरानी और उम्मीद दिखाई देने लगी। लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मेरी कामनेस और कॉन्फिडेंस देखकर जांग हू भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि पहले नियमों के हिसाब से ही सब कुछ किया जाए। उसके पीछे चलते हुए मैं डिफेंस लाइन को पार करके शॉपिंग सेंटर के अंदर पहुंच गया। अंदर करीब 200-300 सर्वाइवर्स मौजूद थे। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक बेहद ताकतवर दिखने वाला आदमी मेरी तरफ आया। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी और शरीर किसी पहलवान जैसा मजबूत था। ये था इस बेस का लीडर, वंग छांग, एक स्ट्रेंथ टाइप एनहांस्ड एबिलिटी यूजर। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि पूरे हॉल में गूंज उठी। लेकिन 3 सेकंड बाद एक ऐसी चीज सबके सामने दिखाई दी जिसने पूरे हॉल को खामोश कर दिया। एक पूरी तरह गोल्ड से बना हुआ फायर हाइड्रेंट। उसकी चमक इतनी तेज थी कि हर कोई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वंग छांग की सांसें तक भारी हो गईं। उसने तुरंत मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ हैरानी नहीं थी, बल्कि लालच भी था। मैंने अपना हाथ वापस खींचते हुए बिल्कुल शांत आवाज में कहा, जैसा तुम देख रहे हो, मैं किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज बदल सकता हूँ। असल में मेरी असली एबिलिटी इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। मैं एवरीथिंग को रीडिफाइन कर सकता था, लेकिन इतनी खतरनाक सच्चाई सामने लाना बेवकूफी होती। इसलिए मैंने अपनी एबिलिटी को सिर्फ मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में दिखाया। इतना ही लोगों को शॉक करने के लिए काफी था। वंग छांग का एटीट्यूड तुरंत बदल गया। वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ने लगा। मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। तभी बाहर से गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। वंग छांग के चेहरे पर खुशी आ गई। उसके साथी रिसोर्सेज कलेक्ट करने बाहर गए थे और अब वो वापस लौट चुके थे। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घबराए हुए अंदर भागे। सबसे आगे था वंग पो, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसके पीछे थी हन जांगसुए। दोनों बेहद परेशान नजर आ रहे थे। वांग पो ने अपना बैकपैक जमीन पर फेंक दिया और गुस्से में चिल्लाया, उस हॉस्पिटल में एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी था। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। लेकिन तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसका चेहरा अचानक जम गया। हन जांगसुए भी मुझे देखकर शॉक हो गई। उसकी आंखें फैल गईं। वह लगभग चीखते हुए बोली, तुम अभी तक जिंदा हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान के साथ दोनों को देखता रहा, जैसे बहुत समय बाद 2 मजेदार लोगों से मुलाकात हुई हो। वंग पो तुरंत मेरे पास आया। उसकी आंखों में शक और गुस्सा था। तुम अभी तक कैसे जिंदा हो? क्या किसी ने तुम्हें बचाया? मैंने कोई एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझा, बस उसकी उस मेटालिक आर्म की तरफ देखा जिस पर उसे बहुत ज्यादा घमंड था। वंग पो ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी ताकत उसे किसी भी दुश्मन को कुचलने की एबिलिटी देती है। लेकिन मैंने अपना हाथ उठाया और उसकी आर्म की तरफ इशारा किया। बैठ गया, बस 2 शब्द। अगले ही पल जिस मेटल आर्म पर वांग पो को इतना घमंड था, वो अचानक एक साधारण सॉफ्ट नूडल में बदल गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वांग पो खुद भी कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। उसने अपने हाथ को देखा, फिर मेरी तरफ, और उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। वह गुस्से में मेरी तरफ दौड़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह मेरे पास पहुंचता, बेस लीडर वंग छांग तुरंत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वंग पो, शांत हो जाओ। अब वंग छांग भी समझ चुका था। मेरे सामने उसकी सारी ताकत कुछ भी नहीं थी। वांग पो की आवाज कांप रही थी। उसे आखिरकार समझ आ गया कि वह गोल्डन फायर हाइड्रेंट मेरी पूरी शक्ति नहीं थी। वह तो सिर्फ एक छोटा सा डेमो था। वांग पो टूट चुका था। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब ना गुस्सा था, ना बदला, सिर्फ डर और निराशा। हन जांगसुए अभी भी मुझे देखकर सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। मैंने बस अपना हाथ उठाया। क्लैप! पूरे हॉल में एक तेज आवाज गूंजी और अगले ही पल हन जांगसुए के चारों तरफ एक इनविजिबल बैरियर बन गया। वह घबराकर उसे छूने लगी, लेकिन दीवार बिल्कुल ठोस थी। वह बाहर नहीं निकल सकती थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने उसके साथ किया क्या है। लेकिन उसी वक्त शॉपिंग सेंटर के बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ ही सेकंड में
पूरे शहर से ज़ॉम्बीज की आवाजें आने लगीं। हजारों ज़ॉम्बीज चारों दिशाओं से शॉपिंग सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे। ग्राउंड कांपने लगा। बेस के अंदर मौजूद सर्वाइवर्स डर गए। वांग छंग और जंग हू तुरंत गेट की तरफ दौड़े। सोल्जर्स डिफेंस लाइन को मजबूत करने लगे, लेकिन मैं बिल्कुल शांत रहा। मैंने बैरियर के अंदर फंसी हन जंगशुए को देखा और कहा, सुना, पूरे शहर के ज़ॉम्बीज तुम्हारे लिए यहाँ आ रहे हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे समझ आ चुका था मैंने उसे क्यों जिंदा छोड़ा था। वह घबराकर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन मैंने उसे कोई दूसरा मौका नहीं दिया। इसके बाद मैंने वांग पो की तरफ देखा। वह जमीन पर पड़ा हुआ था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में सिर्फ डर बचा था। मैंने अपना सिर हल्का सा हिलाया और अगले ही पल उसका शरीर एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया, पूरे बेस के सामने। मैंने वांग छांग से कहा, इसे गेट के पास रख दो ताकि यहाँ आने वाला हर इंसान याद रखे बिट्रेयल का अंजाम क्या होता है। इसके बाद मैंने अपने कमरे में रहकर अपनी एबिलिटी को और ज्यादा समझना शुरू किया। मैंने एक साधारण ग्लास बॉल को एक ऐसी हीलिंग जेम में बदल दिया जो टूटे हुए शरीर को भी ठीक कर सकती थी। एक घायल सोल्जर ने उसे हाथ में लिया और उसकी टूटी हुई टांग कुछ ही समय में ठीक हो गई। इसके बाद मैंने एक साधारण नोटबुक को ऐसी एग्रीकल्चरल एनसाइक्लोपीडिया में बदल दिया जिसमें हर तरह की खेती की जानकारी मौजूद थी। अब सर्वाइवर्स शॉपिंग सेंटर की छत पर अपना फार्म बना सकते थे। धीरे धीरे मेरी हर क्रिएशन लोगों की जिंदगी बदलने लगी और उनके मन में मेरे लिए रिस्पेक्ट दिन ब दिन बढ़ता गया। लेकिन मुझे पता था इतना काफी नहीं था। मुझे सिर्फ एक मजबूत बेस नहीं बनाना था, मुझे एक नया ऑर्डर बनाना था। इसलिए मैंने बेस के सभी कोर मेंबर्स को बुलाया और उनके सामने अपने पहले रूल्स घोषित किए। पहला रूल, बेस के अंदर किसी भी तरह की इंटरनल फाइटिंग नहीं होगी, चाहे कोई एबिलिटी यूजर हो या नॉर्मल ह्यूमन। किसी को भी बिना वजह दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी। दूसरा रूल, काम के बदले फूड मिलेगा। बेस में प्रोडक्शन टीम होगी, रिसोर्स टीम होगी और कम्बैट टीम भी। हर व्यक्ति को किसी ना किसी तरह बेस में कंट्रीब्यूशन देना होगा। और तीसरा रूल, मेरी कमांड सबसे ऊपर होगी। कोई भी मेरी अनुमति के बिना रूल्स को नहीं तोड़ सकता। इसके बाद मैंने एक डिवाइन एक्सचेंज सेंटर भी बनाया जहां सर्वाइवर्स अपने वर्क पॉइंट्स का इस्तेमाल करके स्पेशल आइटम्स ले सकते थे, ऐसी चीजें जो उनके सर्वाइवल को कई गुना आसान बना दें। मेरी बनाई चीजों की खबर रेडियो के जरिए धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलने लगी और फिर दूसरे सर्वाइवर्स भी यहाँ आने लगे। कुछ ही समय में बेस कुछ 100 लोगों से बढ़कर करीब 3000 लोगों का शहर बन गया। लेकिन इसी दौरान मैं और ज्यादा अकेला रहने लगा। मैं अपनी एबिलिटी को लगातार टेस्ट कर रहा था। एक दिन मैंने एक साधारण वाटर ड्रॉप को ऐसी लिविंग एंटिटी में बदलने की कोशिश की जिसके अंदर खुद की कॉन्शियसनेस हो।